क्लास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। जीके जीएस के आपके लगभग 37 to 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जीएस में आपको पता है कि सब कुछ आता है। ठीक है, जीएस के अंतर्गत आपका सब कुछ आ जाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, सब कुछ। तो यहाँ पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के जो सेशंस करवाए जा रहे हैं, जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, ये पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड की जा रही है, ताकि प्रश्न के जो 4 विकल्प होते हैं, चारों विकल्प आपको पता हो। इन विकल्पों से भी अगर प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत ही, कभी भाषा जो है वो इधर उधर घुमा देते हैं, तो उस भाषा के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन जरूर जानना है, ताकि आप जो भी प्रश्न पत्र में पूछा जाए उसके उत्तर सही ढंग से टिक कर सकें। ठीक है, आते हैं हम हमारी आज की क्लास पे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, या प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, या प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस देश के नमूने पर आधारित है। जल्दी से बताएं, हमारी जो संविधान है वो सरकार की प्रणाली कैसी है, संसदीय प्रणाली है। प्रणाली कैसी है, संसदीय प्रणाली है। तो ये बताओ, ये संसदीय प्रणाली जो है वो हमने किस देश से लिया गया है। जब हमारे संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान में हमने बहुत कुछ बोरो किया है। ठीक है, इसीलिए हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है उधार का लिया हुआ संविधान। ठीक है, उधार का लिया हुआ संविधान, क्योंकि अगर हम अपने संविधान की बात करें तो आपने संविधान पढ़ा होगा, उसमें मोस्टली जो चीजें हैं, लगभग अगर हम बात कर रहे हैं 50 से 60% चीजें जो हैं वो 1935 भारत शासन अधिनियम जो 1935 है उससे ली गई हैं। इसके अलावा हमने बाकी देशों से बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, आयरलैंड हो गया। इस तरीके से हमने विभिन्न विभिन्न देशों से जो चीजें हमें हमारे देश के अकॉर्डिंग सही लगी वो हमने वहां से क्या की, वो हमने वहां से कॉपी पेस्ट कर ली, मतलब बोरो कर ली। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, जो संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, ये कहां से लिया गया। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखेंगे, इसका जो संसदीय प्रणाली का प्रावधान है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। कहां से, यूके से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हमने यूके से क्या लिया है, एकल नागरिकता प्रावधान। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, उसका प्रावधान कहां से लिया, तो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। द्विसदनात्मक विधायिका, सदनात्मक विधायिका, इसका प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। ठीक है, कहां से लिया है, किंगडम से लिया है। सबसे पहला जो संविधान है वो कहां पर बना था, सबसे पहला जो संविधान है वो बना कहां था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहला संविधान जो है वो कहां बना था, 1215 में, 1215 ईस्वी में पहली बार संसद के गठन के बाद विकसित किया गया। ठीक है, पहली बार संसद के गठन के बाद विकसित है। 1215 ईस्वी में पहली बार संसद के गठन के बाद विकसित किया गया। ठीक है, बाद विकसित, कहां पर, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहा जाता है। जो संसदीय प्रणाली है इसको क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जो संसदीय प्रणाली है इसको क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें तो हमने यहां से क्या लिया, संवर्ती सूची कहां से लिया गया है, जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत एक सूची आती है, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो संविधान में भाषा है,
बताओ। जो संविधान में भाषा है वो कहां से ली गई, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका से लिया गया, लेकिन जो प्रस्तावना में भाषा है वो कहाँ की है, वो ऑस्ट्रेलिया की है। इसके अलावा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आर्टिकल 108 में आता है, संयुक्त बैठक कहां से, आर्टिकल 108, ये भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये ध्यान रखने, कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करें कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से भी बहुत कुछ हमने बोरो किया है, तो क्या लिया है कनाडा से, ये बताओ। संघीय व्यवस्था कहां से ली है, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से ली गई है, कहां से ली गई है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान जो है वो कनाडा से हमने बोरो किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र में निहित होती हैं, उसका प्रावधान भी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, ये भी हमने कहां से लिया, रेसिड्यूल, जो आपके रेसिड्यूल पावर है वो कहां से है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, तो ये कहां से हमने प्रावधान लिया है, ये भी हमने कनाडा के प्रावधान से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की नियुक्ति, तो इसका प्रावधान भी कहां से लिया है, बताओ, यहां पर लिख लो, राज्यपाल की नियुक्ति, इसका प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें, इसका प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय क्षेत्र कहां से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय क्षेत्र, ये भी कहां से लिया गया है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो परामर्श दे सकता है आर्टिकल 143 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय क्षेत्र भी हमने कनाडा से भी लिया है। अब अमेरिका की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, प्रस्तावना कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिखी गई, लेकिन प्रस्तावना होगी, ये कहां से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना होगी, ये कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में आते हैं, 12 से 36 तक आर्टिकल, इसी में 12 से 35 तक, ठीक है, वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, ये भी प्रावधान कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा करना, न्यायिक समीक्षा करना, ये भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो ये कहाँ किस देश से हमने क्या लिया है, ये आप सभी को भी पता होना चाहिए। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका समझ लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक आध प्रश्न हर बार आपको एग्जाम में मिल जाएगा, हर बार आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो जापान से हमने क्या लिया है, हमने कनाडा से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, ये सब इसकी एक लिस्ट बनाइए और उसको एक दो बार जरूर पढ़े दिन में, ठीक है, जब तक आपको पूरी तरह से याद ना हो जाए। नेक्स्ट देखिए, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है, एमपीसी का पूरा रूप क्या होता है, यहां पर ये पूछा गया है। मनी पॉलिसी कमिटी, मेकिंग प्राइस कमिटी, मॉनेटरी प्राइस कमिटी या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। मॉनेटरी प्राइस कमिटी होता है, नहीं। मेकिंग, नहीं। मनी पॉलिसी
कमिटी, तो मनी नहीं होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आरबीआई के तहत ये एक क्या है? संवैधानिक समिति है। यहां पर लिख लीजिए, आरबीआई के तहत ये क्या है? आरबीआई के तहत एक संवैधानिक समिति है। ठीक है, आरबीआई के तहत ये एक संवैधानिक समिति है, जिसका गठन कब किया गया? इसका गठन 2016 में किया गया। जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी इसका पूर्ण रूप शॉर्टकट होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका गठन कब हुआ, तो 2016 में ये गठित की गई। कब की गई? 2016 में ये गठित की गई। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? ये जो कमेटी है इसमें कितने सदस्य हैं? मेंबर्स की बात की जाए तो सदस्य 6 होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। जिनका काम क्या होता है? जिनका काम रेपो रेट निर्धारित करना होता है। रेपो रेट का निर्धारण भी यही करते हैं। रेपो रेट निर्धारण भी कौन करता है? यही समिति करती है, रेपो रेट निर्धारित। ठीक है, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रेपो रेट यही मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा किया जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक की बात की गई है कि ये पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है? जोरोस्टर के विचार से, महावीर के उपदेश से, बौद्ध संघ के नियम से, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण किस में दे रखा है? संस्कृत का व्याकरण किस पुस्तक में मेंशन कर रखा है? जरा बताएंगे, बताइए। संस्कृत व्याकरण किस पुस्तक में मेंशन कर रखा है? तो अष्टाध्यायी में। ये तो अष्टाध्यायी में आपको मिलेगा। संस्कृत व्याकरण से संबंधित पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो आप कहेंगे वो अष्टाध्यायी है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। बौद्ध संघ के नियम किस में दे रखे हैं? तो बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में दे रखे हैं। बौद्ध संघ के अगर नियमों की बात की जाए तो विनय पिटक में दे रखे हैं। महावीर के उपदेशों की बात की जाए, महावीर के उपदेश किस में है? बताओ। महावीर के उपदेश जो हैं वो जैन आचरांग सूत्र में है। किस में है? जैन आगार। और वो कौन सा है जैन आगार? महावीर के उपदेश जैन आगार में है। और जैन आगार में भी एक आपका आता है आचरांग सूत्र। अलग पेन से लिख लो, आचरांग सूत्र। इसमें क्या है? इसमें महावीर के उपदेश दे रखे हैं। इसमें महावीर के उपदेश दे रखे हैं। द्वादशांग, 12 अंग होते हैं इसके। इसके कितने? जैन आगार 12 अंग है इसके। इसको द्वादशांग भी कहा जाता है। 12 अंग है, इसको द्वादशांग भी कहा जाता है। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर। ठीक है, महावीर कौन है? यहां पर देख लो, 24वें तीर्थंकर है। इनको महावीर जिन, ठीक है, ये कहा गया है। महावीर जिन जैन ये कहा गया है। ये 24वें तीर्थंकर है। कौन? महावीर। ये महावीर की बात की जा रही है। ये 24वें तीर्थंकर है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक महावीर माने जाते हैं। ठीक है, महावीर वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने 5 आर्य सत्य बताए हैं। इन्होंने 5 आर्य सत्य बताए हैं। पार्श्वनाथ ने 4 बताए थे। जोरोस्टर के विचार की बात की जाए तो जोरोस्टर के विचार पारसी धर्म के आध्यात्मिक संस्थापक ये कहे जाते हैं। जोरोस्टर कौन है? पारसी धर्म के आध्यात्मिक संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के आध्यात्मिक संस्थापक किसको माना जाता है? जोरोस्टर को माना जाता है। किसको? जोरोस्टर को माना जाता है। करेक्ट आंसर तो हो गया, बौद्ध संघ के नियम दे रखे हैं। विनय पिटक में क्या दे रखे हैं? बौद्ध संघ के नियम दे रखे हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में हो गए। अभिधम्म 3 पिटक है। 3 पिटक हैं। कौन कौन से पिटक? यहां पर लिख लो। ये तो हो गया विनय पिटक हो गया। एक कौन सा होगा? अभिधम्म पिटक।
एक कौन सा हो जाएगा, सुत्त पिटक। ठीक है, ये तीन पिटक हो गया। अभिधम्म पिटक में किसको मेंशन किया गया है, अभिधम्म पिटक में कौन है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का, बुद्ध की शिक्षाओं का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण हमें यहां पर मिलता है, दार्शनिक विश्लेषण। ठीक है, ये हो गया अभिधम्म पिटक में, ये हो गया अभिधम्म पिटक में। सुत्त पिटक में क्या दिया गया है, उनके उपदेशों, संवादों और उनकी शिक्षाओं का संग्रह है, कि शिक्षाओं का संग्रह कहां पर है, सुत्त पिटक में है। जबकि नियम किसमें दे रखे हैं, बौद्ध संघ के नियम क्या क्या है वो दे रखा है विनय पिटक में। विनय में ना आ रहा है तो याद कर लेना, ना से नियम यहां पर आ जाएगा। सुत्त पिटक में उनके संवाद, उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। और अगर हम अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रूप से विश्लेषण किया गया है। करेक्ट। अब महात्मा बुद्ध की जब बात की जा रही है तो बुद्ध के बारे में कुछ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे बुद्ध के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरूर पता करिए। जैसे बुद्ध का जन्म, जन्म कहां पर हुआ जरा बताएं, बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ, फटाफट से बताएं। तो आप कहेंगे लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। ठीक है, बचपन का नाम इनका क्या था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता पिता कौन थे, शुद्धोधन और माया देवी, शुद्धोधन और माया देवी। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं बताइए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहां पर लिख लो, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। यहां पर देख लो, ज्ञान कहां पर प्राप्त होता है, बोध गया में। निरंजना नदी, पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। मृत्यु इनकी कहां पर हुई, कुशीनगर में हुई। मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है बताओ, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इनके बारे में, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इनके बारे में, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल जो यहाँ पर बताया गया है वो जरूर पढ़े। 4 आर्य सत्य हैं, दुखों का कारण इन्होंने क्या माना है। ठीक है, दुखों का कारण क्या माना, दुखों के बारे में जो इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी 4 घटनाएं हैं जिनसे प्रेरित होकर इन्होंने बौद्ध घर त्याग दिया था, अपना गृह त्याग दिया था, इनकी पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारत
भारतीय संगठन जिम्मेदार है? बताओ कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है, एक बार जरूर बताओ कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, या आपका भारतीय रिजर्व बैंक? कौन सा संगठन जिम्मेदार है, जल्दी से बताएंगे। जीडीपी डेटा की गणना जारी करने के लिए, जीडीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जीडीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, यहां पर लिख लीजिए, ग्रॉस, क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने भी उसको प्लीज सही करिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है। जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष किसे चुना गया है? जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है? आधार वर्ष 2011 से 2012, इसको आधार वर्ष चुना गया है जीडीपी की गणना के लिए। अब जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वो इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या करता है बताओ, ये काम क्या करता है यहां पर, ये बताओ। यहां पर ये ध्यान रखना, त्रिमासिक और वार्षिक आधार पर क्या करता है? जीडीपी के आंकड़े जारी करता है प्रत्येक 3 महीने बाद, ठीक है। जीडीपी के आंकड़े जारी करना काम होता है, जारी करता है, कौन करता है? तो याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम एनएसओ कहते हैं, ठीक है, जिसे हम एनएसओ कहते हैं। जीडीपी दो तरह की है, एक वास्तविक जीडीपी और एक होती है आपकी नाम मात्र जीडीपी। नाम मात्र घटक कौन कौन से हैं इसके जीडीपी के? तो ये भी ध्यान रखना, जीडीपी के घटक उपभोक्ता खर्च, उपभोक्ता खर्च जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, सरकारी खर्च जिसे जी से इंडिकेट किया जाता है, इसके बाद आता है कुल निवेश, आई से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शुद्ध निर्यात कितना हुआ, शुद्ध निकला कितना है, शुद्ध निर्यात कितना हुआ है, तो आप इसको x माइनस एम से प्रदर्शित किया जाता है। ये जीडीपी के प्रमुख घटक हैं, ये जीडीपी के प्रमुख घटक हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी एक निश्चित समय, यहां पर ध्यान रखना, जीडीपी क्या होता है? तो किसी एक निश्चित समय में देश की सीमा के भीतर, किसी एक निश्चित समय में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। क्या होता है? कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। देश की सीमा के भीतर उत्पादित जो आपका कुल आप कहेंगे सभी अंतिम वस्तुएं, देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मौद्रिक मूल्य है, कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक का बताओ। भारतीय रिजर्व बैंक के इस टाइम गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा निदेशक है, संजय मल्होत्रा निदेशक है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी ध्यान रखना। इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ बताइए? इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो याद रखिएगा ये डेट 1 जनवरी 1949 में। इसका क्या होता है? नेशनलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। किसका? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका मुझे ये बताओ, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे इसके अध्यक्ष हैं।
1992 में इसका गठन होता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वित्त मंत्रालय की बात की जाए तो वित्त मंत्रालय किसके अधीन है, अब वित्त मंत्रालय के बारे में भी बताना पड़ेगा क्या। वित्त मंत्रालय तो सबको पता होगा, जल्दी से बताएं वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत आएगा। तो वित्त मंत्रालय का इस टाइम जो पदभार है वो निर्मला सीतारमन जी के पास है, निर्मला सीतारमन जी के पास है। बजट पेश किया था अभी, सबको पता हो सीतारमन के पास है, ठीक है। ये क्या है, ये सभी संगठन पता होने चाहिए। देखो बार बार चीजें लिखने से आपको याद रहती हैं, आप भूलोगे नहीं, इसलिए बार बार चीजें लिखो, और जिससे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप याद रख पाए, ठीक है, आप इन चीजों को याद रख पाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए इन चीजों को बार बार लिखे, जितनी बार लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, आरबीआई का गठन किस कमेटी के उससे हुआ था, कोई बता सकता है, तो ये ध्यान रखना, ये मुझे भी याद आ गया, इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी पूछा जा सकता है। हिल्टन यंग कमेटी, यंग कमेटी, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लेखन के लिए लिखने के लिए प्रसिद्ध है। क्राइम एंड पनिशमेंट किसका है, क्राइम एंड पनिशमेंट ये कौन सा रूसी लेखक है जिसका ये उपन्यास है। लियो टॉलस्टॉय, एंटोन चेखव, फ्योदर दोस्तोवस्की, व्लादिमीर नोबोकोव। तो ये जो है ये फ्योडोर दोस्तोवस्की का है, किसका है, ये आपका उपन्यास फ्योडोर दोस्तोवस्की का उपन्यास है, फेमस उपन्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये फेमस उपन्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लाओस की राजधानी क्या है, लाओस की राजधानी बताना है। वियंतियाने, लीमा, मस्कट, काठमांडू। अगर हम काठमांडू की बात करें, काठमांडू किसकी है, नेपाल की राजधानी क्या है। ओमान की राजधानी क्या है, ओमान की राजधानी ओमान। लीमा की राजधानी क्या है, पेरू। अब यहां पर एक ही रह गया, लाओस किसकी है, वियंतियाने की राजधानी है। लाओस किसकी है, लाओस वियंतियाने की राजधानी है। काठमांडू की अगर हम बात करें, यहां पर करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपया। मस्कट की अगर हम बात कर रहे हैं, मस्कट की करेंसी क्या है, तो रियाल चलती है। यहाँ पर मस्कट में क्या चलती है, रियाल करेंसी है। लीमा की क्या है, जल्दी से बताएं, तो लीमा का सोल है करेंसी, क्या है, सोल है, ठीक है। वियंतियाने में क्या है, लाओ किप, यहाँ की करेंसी का नाम लाओ किप है, लाओ किप यहाँ की करेंसी है। देश, ठीक है, देश के नाम और उनकी राजधानी क्या है, और उस देश में कौन सी मुद्रा चल रही, करेंसी वहां की क्या है, ये जरूर पता हो। ये यहां से एक प्रश्न हर बार बनेगा, एक से दो प्रश्न आपको हर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरीके के प्रश्न, ये टॉपिक से प्रश्न आते ही हैं। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है, व्यापार के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक या विश्व बैंक। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, बताओ कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, जल्दी से बताएंगे। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसका गठन कब हुआ और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है। ओकोंजो इवेला कौन है, ओकोंजो इवेला कौन है, बताइए, ओकोंजो इवेला कौन है, यहाँ की निदेशक है ओकोंजो इवेला, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए, विश्व व्यापार संगठन ही यहाँ पर जिम्मेदार होगा, जाहिर सी बात है। सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बताएं। और इसका गठन कब हुआ, 1 जनवरी 1995 में होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जनेवा में है, ठीक है, कहां पर है, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है विश्व व्यापार संगठन का। इसके बाद हम बात करते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के कौन है, श्री संजय गर्ग, श्री संजय गर्ग। इसकी स्थापना कब होती है,
23 दिसंबर 1985 को इसका अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक की आपसे कहेंगे स्थापना की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टिलोना जॉर्जीवा। जॉर्जीवा, ठीक है, एक मिनट एक मिनट। क्रिस्टलिनो जॉर्जीवा राष्ट्रीय उसके है। विश्व बैंक के हाँ अध्यक्ष कौन है इस टाइम? विश्व बैंक के अध्यक्ष आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बताओ कौन है? बताओ फटाफट से। विश्व बैंक के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है इस टाइम, भारतीय मूल के कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा, ठीक है। कब विश्व बैंक का गठन हुआ? 4 जुलाई 1944 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका विश्व बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कब होता है? जुलाई 1944 में ही इसका गठन होता है। और कहां पर गठन होता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसका गठन होता है। अभी मैंने एक नाम बताया था, अगर आपको याद रह गया होगा, क्रिस्टिलोना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, विश्व व्यापार संघ मराकेश सम्मेलन याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो याद हो जाएगा। मराकेश समझौता के तहत हुआ था, ठीक है। मराकेश जो मराकश समझौता हुआ था उसके तहत हुआ था विश्व व्यापार संगठन का गठन। मराकश समझौता किससे संबंधित है? यहाँ पर ध्यान रखना, मराकश समझौता, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, करेक्ट, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? भारत में जो मोबाइल फोन है उन पर जीएसटी दर कितनी लगाई है? जीएसटी के बारे में कई बार बताया जा चुका है। जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कैसा है ये? अप्रत्यक्ष कर, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। दरें कितनी है? 5 दरें शामिल है। वो कौन कौन सी है? 0%, 5%, ठीक है, 12%, 18% और एक हो जाता है 28%, ठीक है। मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? तो 18% मोबाइल फोन पर जीएसटी दर है। कितनी है? 18% आपका जीएसटी है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी 2000 में इसको लेके आए थे। कौन सी समिति का गठन हुआ था? कौन सी समिति का गठन हुआ था? कोई बच्चा बता सकता है? विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर। विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर कब आई है? बताओ कब आई है? तो 1 जुलाई 2017 को आई। कब आई है? 1 जुलाई 2017 को आई थी। अब यहाँ पर सबसे पहले कहां पर जीएसटी लगाई गई थी? सबसे पहले कहां पर जीएसटी लगाई गई थी? तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी, सबसे पहले प्रथम देश जीएसटी लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो जीएसटी लगाने वाला प्रथम देश जो है वो फ्रांस है। भारत में सबसे पहला राज्य, भारत में सबसे पहले बताओ, भारत में सबसे पहले कहां पर लगाई गई थी? फटाफट से बताएं। असम में। कहां पर लगाई गई थी? असम में। कब लगाई गई थी? तो असम में 12 अगस्त 2016 को लगाई गई। बाद में 1 जुलाई 2017 में पूरे भारत में लगा दी गई, ठीक है, पूरे भारत में लगा दी गई, करेक्ट।
अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? जीएसटी में अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी अध्यक्ष वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। जीएसटी के द्वारा संचालित कौन सी एक परिषद है? जीएसटी मतलब अध्यक्ष उसके वित्त मंत्री हैं। जीएसटी द्वारा एक संचालित परिषद कौन सी है? द्वारा संचालित परिषद कौन सी है? क्या नाम है उसका? बताओ। वस्तु एवं सेवा कर परिषद। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जिसके अध्यक्ष कौन होती है? वित्त मंत्री। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। करेक्ट। ये कनाडा की कर प्रणाली के आधार पर ली गई है। किसकी? कनाडा की कर प्रणाली। इसका आधार क्या है जीएसटी का? जीएसटी आधार क्या है? तो कनाडा की कर प्रणाली जो है वो इसका आधार है। 3 प्रकार है। कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, ये इतना आपको जीएसटी से संबंधित पता होना चाहिए। इतना आपको जीएसटी से संबंधित पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? अभी हमने कहा जीएसटी का पूरा निर्धारण करना, जीएसटी कौन लगाता है, कितनी लगेगी, क्या रहेगा, तो उसका पूरा निर्धारण कौन करता है? जीएसटी परिषद करती है। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं भारत के। अब 30, 33, 40, 25 जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर ये बताना है। और किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जीएसटी परिषद की स्थापना हुई है? तो याद कर लेना, आर्टिकल 279 ए के तहत। आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना होती है। ये एक कैसा है? ये संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय है। कौन सा? जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसमें 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? जिसमें 33 सदस्य होते हैं। ये 33 सदस्य कौन होते हैं? तो देखो, एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, फिर कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, अब सभी राज्य मंत्री, ठीक है, सभी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं इसके अंतर्गत इंक्लूड। और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हो। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक है, और इसके अलावा जो सभी राज्य हैं और यूटी के वित्त मंत्री। ठीक है, और उसके अलावा सभी राज्यों और यूटी के जो वित्त मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। कुल मिलाकर 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। किस जीएसटी का क्या निर्धारण होगा, कौन सी दर किस पर लगेगी, ये सभी निर्धारित करना इसी जीएसटी परिषद का कार्य होता है। ठीक है, दरें और नियम बनाना। ठीक है, जीएसटी की दरें और नियम बनाना किसका काम है? जीएसटी परिषद का काम है। ये जीएसटी परिषद का काम होता है। किसका? जीएसटी परिषद का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान करते हैं जब हम किसी चीज का, उसका पहला चरण क्या है? उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताएं, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? एक समस्या का चयन करना, समस्या की पहचान करना, समस्या ढूंढना, कोई समस्या खोजना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? सबसे पहला चरण ये होता है कि हम पहले समस्या की पहचान करें। पहले हम क्या करें? पहले हम समस्या की पहचान करें कि ये समस्या आखिर हो क्या रही है, समस्या कहाँ पर है।
ठीक है, समस्या कहां पर है तभी तो हम उसका निराकरण करेंगे, पहले जब हमें यह समझ में आ पाएगा कि समस्या है कहां पर। ठीक है, तो यहां पर याद रखना अनुसंधान का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। फिर समस्या की पहचान करने के बाद क्या होता है कि एक समस्या का चयन किया जाता है कि भाई अब इस समस्या का चयन करके हम इसका निर्धारण करेंगे, इसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो यहां पर 10 का सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवीय अधिकार, सभी जो मानवाधिकार है वो कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बाल अधिकार, विशेष अधिकार, कानूनी अधिकार या मानव अधिकार। अच्छा एक बात बताओ, जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसको आप क्या कहोगे? 18 वर्ष से कम आयु को आप क्या कहोगे? एडल्ट तो कहोगे नहीं उनको, एडल्ट कहोगे, टीनेजर कहोगे, क्या कहोगे? वो अधिकार किस में आ जाएंगे? मौलिक अधिकार में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? मानव अधिकार में आ जाएंगे, वो कानूनी अधिकार हो जाएंगे, विशेष अधिकार होंगे। तो याद रखना जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार है वो बाल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बाल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके? चाइल्ड राइट के अंतर्गत। ठीक है, चाइल्ड राइट्स के अंतर्गत आते हैं, चाइल्ड राइट्स के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार या मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाते हो? कौन सी डेट को मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हो। कब मनाते हो? 10 दिसंबर को मनाते हो मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2004, जनवरी 2004, जनवरी 2006 या मार्च 2002? सूक्ष्म सिंचाई की बात की जा रही है, तो सूक्ष्म सिंचाई शुरू की गई थी जनवरी 2006 में। ठीक है, जनवरी 2006 में सूक्ष्म सिंचाई शुरू की गई। इसमें क्या होता है? ड्रिप या फव्वारा के द्वारा, ड्रिप एवं फव्वारा के द्वारा सिंचाई की जाती है। ड्रिप एवं फव्वारा के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिससे पानी का क्या हो? पानी का कम वेस्ट हो और सिंचाई भी प्रॉपर तरीके से हो जाए और पानी कम लगे। ठीक है, 2010 में क्या किया गया? 2010 में राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में पुनर्गठित। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई को पुनर्गठित किया गया कब? 2010 में राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत, जिसे हम कहते हैं NMMI। ठीक है, NMMI। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ये जो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हर बूंद से अधिक फसल, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, हिंदी में जिसे आप कहते हो हर बूंद से अधिक फसल, यहां पर लिख लो, हर बूंद से अधिक फसल, हर बूंद से अधिक फसल, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये इसका उद्देश्य है। एक और चीज लिख लीजिए, यहाँ पर ये तो हो गया। इसमें सूक्ष्म सिंचाई में मैंने आपको बताया है, सूक्ष्म सिंचाई में क्या होता है? ड्रिप के द्वारा, स्प्रिंकल, ठीक है, ड्रिप और फव्वारा के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिससे पानी कम से कम लगे और फसल भी बढ़िया तरीके से हो, फसल भी बढ़िया तरीके से हो। तो सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? जनवरी 2006 में शुरू की गई। सोशल मीडिया पर टीवीटी का अर्थ क्या होता है? सोशल मीडिया पर जो टीवीटी है इसका अर्थ क्या है, यहां पर ये बताना है। टू ब्लू ट्यूजडे, टूडेज बेस्ट थिंग, थ्रो बैक थर्सडे, टेक्स्ट बैक टाइम। सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है? सोशल मीडिया पर सभी एक्टिव रहते हो तो उसमें बहुत सारे हैशटैग्स देखने को मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे नए नए आपको प्रोपेगेंडा मिल जाते हैं कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है, अभी ये ट्रेंड चल रहा है। तो सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है थ्रो बैक थर्सडे, थ्रो बैक थर्सडे। इसमें क्या होता है? थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन सोशल मीडिया पर हम कोई पुरानी तस्वीर, अपने बचपन की तस्वीर या कोई पुराने इंसिडेंट, पुरानी वीडियो शेयर करते हैं। ठीक है,
थर्सडे के दिन स्पेशली हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी कोई पुरानी फोटो, ये बचपन की तस्वीर, बचपन का कोई इंसिडेंट, बचपन का कोई वीडियो वहां पर वो शेयर करते हैं ताकि हमारी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो हमारे उसमें रहे। तो ये थ्रोबैक थर्सडे होता है टीबीटी, ठीक है। टीबीटी क्या होता है, टीबीटी थ्रोबैक थर्सडे होता है। और ये मैंने बता दिया कि इसमें होता क्या है, इसमें थर्सडे के दिन हमें कोई पुरानी फोटो, अपने बचपन की फोटो अपलोड करनी होती है, या बचपन की कोई ऐसी मेमोरी, बचपन की कोई ऐसी घटना जो है वो वहां पर शेयर करनी होती है, ठीक है, वो वहां पर शेयर करनी होती है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम करते हैं हमारा नेक्स्ट, देखो CRISPR कैश 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है, बताओ इसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है जरा बताए। जीन का संपादन, नई सामग्रियों का संश्लेषण, भूकंप का पता लगाना या टीके बनाना। प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नई सामग्रियों का संश्लेषण करने के लिए, भूकंप का, अच्छा भूकंप का पता लगाने के लिए हम CRISPR Cas9 का उपयोग करते हैं या सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो भूकंप का पता तो सीस्मोमीटर के द्वारा लगाया जाता है, सीस्मोग्राफ के द्वारा पता लगाया जाता है भूकंप का पता। जीन संपादन तकनीक क्या करती है, जीन संपादन, जो जीन का संपादन है इसमें ये Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग जीन का संपादन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जीवित जीवों के भीतर, यहां पर लिख लो, जीवित जीवों के भीतर डीएनए अनुक्रमों को काटने, डीएनए अनुक्रमों को काटने और संशोधित करने की अनुमति दी जाती है। डीएनए अनुक्रमों को काटने और संशोधित करने की अनुमति देता है, अनुमति देता है। जीवित जीवों के भीतर या डीएनए का जो अनुक्रम होता है उसको काटने के लिए या उसमें संशोधन करने की अनुमति दी जाती है इस प्रौद्योगिकी तकनीक में, ठीक है। जीन संपादक ये जीन संपादक तकनीक से अनुकूलित किया गया है, जीन संपादक तकनीक से अनुकूलित किया गया है। और ये इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जीवाणु की प्रतिरक्षा प्रणाली में। ये ध्यान रखेंगे, सभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई इसमें क्या किया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है, 2024 का क्या है और 2025 का भी बताओ। 2025 का विषय क्या है ये भी बताओ, 2025 का विषय क्या है ये भी बताइए, ठीक है। और 2024 का विषय क्या था, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकी, सतत शिपिंग या शिपिंग में अमृतकाल। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या था, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। 25 का क्या है, तो याद रखना 2025 का विषय है समृद्ध समुद्र, ठीक है, समृद्ध समुद्र, विकसित भारत और नीली अर्थव्यवस्था, विकसित भारत और नीली अर्थव्यवस्था। ये 2025 की थीम है, किसकी थीम है, ये 2025 की थीम है। हम कब मनाते हैं भारतीय समुद्री, जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, 16 से लेकर 30 तक के जो आपके क्वेश्चन हैं वो कल वाली क्लास में करवाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।